नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। और ये भारत के इतिहास का सीक्वल में 7वां वीडियो है, जहां पर हम 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन 1990 से लेकर के 2020 तक पूछे गए हैं, वो लगभग 49 क्वेश्चन हैं। इन सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस की जो वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, जहां पर मैंने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारा कलेक्शन मैंने एक जगह प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के हैं? तांबे के हैं, या फिर सोने के थे, या फिर रांगा के थे, या फिर चांदी के थे, है ना। तो भारत के जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के, जिसको क्या बोला जाता है, आहत सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्के होते हैं, जो कि चांदी के बने होते थे। ठीक है ना। तो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस चीज के हैं? वो चांदी के बने थे। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि जो सिक्के होते थे इनके ऊपर क्या ठप्पा देकर के निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें क्या आहत सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे क्या है, एक तरफ दिया हुआ है 16 महाजनपदों में से जनपद दिए गए हैं और उसकी राजधानी दी गई है। ठीक है ना। तो अंग का जैसे देखें तो चंपा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना। कौशल का अहिच छत्र, है ना, यहीं पे गड़बड़ है। तो कौशल की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या थी? वो श्रावस्ती थी, है ना। क्या थी? वो श्रावस्ती थी। श्रावस्ती थी। ठीक है ना। अहिच छत्र किस चीज की राजधानी थी? ये उत्तरी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी। तो अगर ये पूछा जाए कि दक्षिण पांचाल की राजधानी क्या थी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? काम्पिल्य थी। ठीक है ना। और बाकी जो है यहाँ पे सही है, वत्स की कौशाम्बी है और मत्स्य की जो है विराटनगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो सूची दी गई है, जिसमें से एक सूची में राजा का नाम दिया हुआ, दूसरी सूची में वो किस राज्य के राजा थे, है ना। इसको हमें मैच कराना है। तो प्रद्योत का अगर देखें तो किससे संबंधित है? ये अवंती से संबंधित है, तो इसका थर्ड से लिंक होगा। और उदयन का देखें तो उदयन जो है वत्स से संबंधित है, तो ये 2 से ही लिंक हो जाएगा। प्रसन्नजीत का अगर देखें तो किससे संबंधित है? ये कौशल से संबंधित है, चौथे से इसका मैच हो जाएगा। और अगर अजात शत्रु को देखें तो ये किससे संबंधित है? मगध से संबंधित है। तो इस प्रकार ये मैच कर चुका है। अब हम देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? है ना, किस प्राचीन गणराज्य के राजा चंड प्रद्योत थे? काशी के थे, या फिर अंग के थे, या फिर अवंती के थे, या फिर वज्जी के थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये चंद्र प्रद्योत जी जो है अवंती के, है ना, राजा हुआ करते थे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या है कि बुद्ध काल में जो अवंती की राजधानी है वो कौन सी थी? वो उज्जैन थी। और बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रद्योत का जो संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो एक बार क्या हुआ कि चंद्र प्रद्योत को पांडु रोग हो गया, वो उससे ग्रसित हो गया। तो बिंबिसार ने अपने राज्यवैद, अब ये क्वेश्चन पूछा सकता है कौन सा राज्यवैद, तो राज्यवैद का नाम था जीवक, है ना, जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो कहां पे खोदी गई थी? अंग में, या फिर बंग में, या फिर कलिंग में, या फिर मगध में, है ना। तो इसमें देखें तो जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, उससे हमें क्या पता चलता है कि जो नंद राजा महापद्म नंद थे, उनका जो है विजय हुआ था कहां पर? कलिंग पर हुआ था। ठीक है ना। तो उन्होंने कलिंग में जो है एक नहर का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या हुआ करता था? तक्षशिला, या फिर इंद्रप्रस्थ, या तो अवंतिका, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखें तो मध्य प्रदेश के जो मालवा संभाग में स्थित उज्जैन है, उसको भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता था। अब यह जो था, ये 16 महाजनपदों में से एक अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी, ठीक है ना। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी, ठीक है ना। अवंती को अवंतिका भी कहा गया है। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अवंतिका हो जाएगा और सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं, ए बी सी डी करके। तो ए वाला जो लोकेशन है उसका नाम क्या होगा, बी वाले का क्या नाम होगा, सी का क्या नाम होगा और डी का क्या नाम होगा, है ना। तो ये हमें मैच कराना है। तो अगर देखें तो ए जो है हमारा क्या होगा, ये मत्स्य होगा। बी क्या होगा, ये अवंती होगा। सी क्या होगा हमारा, ये वत्स होगा। और डी क्या होगा, ये अंग होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग, ठीक है ना। अब जो मत्स्य महाजनपद था वो किस प्रांत में है, वो राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था, ठीक है ना। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, इसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी, ठीक। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में जो अवंती महाजनपद था, यानी कि बी बी है ना, ये जो बी ऑप्शन है ना, ये महाजनपद बसा हुआ था। इसके 2 भाग हुआ करते थे, एक उत्तरी अवंती होता था और एक दक्षिणी अवंती होता था, ठीक है ना। तो उत्तरी अवंती की राजधानी क्या हुआ करती थी, वो उज्जैनी हुआ करती थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या हुआ करती थी, ये माहिष्मती हुआ करती थी। अब जो आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद के रूप में देखा जाता था, ठीक है ना। तो वत्स जो है सी ऑप्शन है, ये सी इसका क्वेश्चन का है। तो वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, वो कौशाम्बी हुआ करती थी, ठीक है ना। अब उत्तरी बिहार के वर्तमान क्षेत्र में अगर देखें तो क्या कि जो भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है वो उस समय क्या था, अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे, ठीक है ना। अब इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, चंपा हुआ करती थी, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है ना, मध्यमिका नगरी, या फिर करकोट, या विराटनगर, या फिर बैराट, या फिर रैंड, है ना। तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मध्यमिका जो नगरी है राजस्थान में, वो भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी हुआ करती थी। इस नगरी का जो उल्लेख है महाभारत और महाभाष्य दोनों में देखने को मिलता है। अच्छा, जो ये विराट नगर है या बैराट है, ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है और महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पर व्यतीत किया था। तो इसी वजह से इसका भी उल्लेख कहां पर, महाभारत एवं महाभाष्य दोनों में देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ए और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदयन थे, या फिर अशोक थे, या फिर बिंबिसार थे, या फिर महापद्म नंद थे, है ना। तो इसमें क्या होगा कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना हुई थी वो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर किया था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उदयन हो जाएगा और ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया कि जो मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह थी, है ना, वहां से इसको स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कर दी गई थी, है ना। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या फिर कनिष्क ने, है ना। तो इसमें अगर देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। वैसे अगर देखें तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना गंगा एवं सोम नदी के संगम पर हुआ था, उसका जो हर्यक वंश के जो शासक थे वो उदयन ने की थी।
और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र उसको शिफ्ट किया था। लेकिन ऑप्शन में क्या है कि उदयन नहीं दिया है, तो इसीलिए इसमें से अगर हम देखेंगे तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस वजह से ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग ने, या बिंबिसार ने, या फिर अजातशत्रु ने, या फिर उदयन ने? तो प्रीवियस क्वेश्चन का अगर आंसर आप रिकॉल करें तो इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा, तो उदयन इसका करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन लैंग्वेज खाली चेंज हो रहा है, बाकी क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही होगा। तो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा, या फिर कनिष्क द्वारा? तो आंसर आपको पता है, उदयन द्वारा। आराम से टिक लगाइए सी पर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, किससे संबंधित है? उज्जैन से संबंधित है, या फिर मथुरा से संबंधित है, या फिर माहिष्मति से संबंधित है, या फिर कौशाम्बी से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये उज्जैन से संबंधित है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है, और इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासव दत्तम में वर्णित किया है। किसमें किया है नाटक, कौन सा नाटक है? स्वप्न वासव दत्तम में वर्णित किया है। और इस नाटक में वत्स नरेश, है ना, वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत, है ना, की पुत्री वासव दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन से संबंधित ये फैक्ट्स हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे उठा करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? है ना, तो ईसवी पूर्व चौथी शताब्दी में हुआ, ईसवी पूर्व छठी शताब्दी में हुआ, या फिर ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ, या फिर ईसवी पूर्व पहली शताब्दी में हुआ? तो जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि ये छठी शताब्दी ईसवी पूर्व की राजनीतिक दशा के ऊपर वीडियो है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ये छठी शताब्दी ईसवी पूर्व, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब है क्या कि प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो छठी शताब्दी ईसवी पूर्व में हुआ था, और इस साम्राज्य की जो महत्ता का वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो कौन था, वो राजा बिंबिसार हुआ करते थे। तो इनका समय काल कितना था, लगभग 544 ईसवी पूर्व से लेकर के 492 ईसवी पूर्व तक था। और ये किस वंश से संबंधित है, ये हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में, है ना, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो कौन सा था वो, गांधार था, या फिर कंबोज था, या फिर काशी था, या फिर मगध था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मगध होगा, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या था कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी के आरंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक है ना, मगध की कौशल, अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध इन द लास्ट अंततः सफल रहा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, शाक्य, लिच्छवी, यौधेय, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हमारा जो है ए ऑप्शन यानी कि शाक्य और बी ऑप्शन यानी कि लिच्छवी, ये दो करेक्ट हो जाएंगे और ये नहीं था। तो इस प्रकार अगर देखें तो यूपी पीसीएस में ये ऑप्शन है ना बाय डिफॉल्ट ही हटा दिया गया होगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला क्या था, वो कपिलवस्तु के जो शाक्य थे, और सुमसुमार गिरी के भग्ग थे, और अलकप के बुद्धि थे, और केशपुत्र के कालाम थे, और रामगाम के कोलिये थे, कुशीनारा के मल्ल थे, पावा के मल्ल थे, और पिपलीवन के मोरिये थे,
और वैशाली के लिच्छवी थे और मिथिला के विदेह थे, है ना। और जो ये सी ऑप्शन है यौधेय, ये यौधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया था, ठीक है ना। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी यौधेय गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्यों के द्वारा किया गया, या फिर नंद के द्वारा किया गया, या फिर गुप्त के द्वारा किया गया, या फिर लिच्छवी के द्वारा किया गया? तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो लिच्छवी के द्वारा ये किया गया था, और इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था, और वैशाली जो बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था, वो लिच्छवी वज्र संघ में सर्व प्रमुख थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लिच्छवी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? वैशाली में थी, या फिर एथेंस में थी, या फिर स्पार्टा में थी, या फिर पाटलिपुत्र में थी, है ना। तो आंसर इसका बहुत ही इजी है गेस करना, तो आंसर इसका हो जाएगा वैशाली, और ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? पार्श्वनाथ जंत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, या फिर चेटक लिच्छवी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेटक लिच्छवी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि जो राजा चेटक थे वो लिच्छवी गणराज्य के क्या थे, वो राजा थे, और इनकी पुत्री का नाम क्या था? चेलना, जिनका विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। तो लिच्छवी वज्र संघ के प्रधान वंशों में से एक था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? 16 महाजनपद और किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है ना? दीघ निकाय में, या त्रिपिटक में, या फिर दीपवंश में, या फिर अंगुत्तर निकाय में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, उसमें 16 महाजनपदों के विषय में सूचना देखने को मिलती है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बौद्ध ग्रंथ जो ये अंगुत्तर निकाय है, ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना को देता है, जिसमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, है ना, ये देखने को मिलता है। और जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, है ना, भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो अगर आपसे दो क्वेश्चन यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, बौद्ध ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है वो कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों की सूची देखने को मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है? महाभारत में उपलब्ध है, या फिर अंगुत्तर निकाय में है, या फिर छांदोग्य उपनिषद में है, या फिर संयुक्त निकाय में है? तो प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर के आधार पर इस क्वेश्चन का भी आंसर देना बहुत आसान है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो आंसर पता है, अंगुत्तर निकाय, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित है ना। निम्न में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? तो हमें यह बताना है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में कौन से महाजनपद देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसमें अगर देखें तो एक मगध का वर्णन देखने को मिलता है, एक अस्मक का वर्णन देखने को मिलता है, और एक कंबोज का, है ना, उल्लेख देखने को मिलता है। तो इसके 3 ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें अगर देखें तो पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है, तो पहले देखते हैं पाणिनि के बारे में। तो पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण हुए थे, और इनका जन्म जो है तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था, ठीक है ना। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी था। अष्टाध्यायी के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें 8 अध्याय हुआ करते थे और लगभग 4000 सूत्र थे, ठीक है ना।
पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया है, और जिसमें से जो प्रमुख थे वो मैं नाम आपको बता रहा हूं, मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार और सूरसेन। ठीक है ना, कौन कौन से? मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार और सूरसेन। और जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र, इन दोनों में भी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने भी आंसर दिया था उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इन दोनों में, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों में, है ना, 16 महाजनपदों की सूची देखने को मिलती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों, है ना, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? अभी अभी इस क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रीवियस में बताया है, तो बहुत आसान है इसको टिक करना। तो पहला जो ऑप्शन इसका देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा किसमें? अंगुत्तर निकाय, और दूसरा है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। तो अगर कूट को ध्यान में रखते हुए और ऑप्शन को अगर सेलेक्ट किया जाए तो दूसरा और चौथा सही होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहां पे? कहां पर स्थित थी? हस्तिनापुर में थी, या तो इंद्रप्रस्थ में थी, या तो अहिच्छत्र में थी, या तो फिर मथुरा में थी। तो बहुत ही आसान है इसका, प्रीवियस क्वेश्चन में इसका आंसर मैं पहले से ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर आपको ध्यान होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही इजी है। क्या होगा? अहिच्छत्र। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? वज्र, वत्स, काशी या फिर सूरसेन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा राजधानी थी किसकी थी? सूरसेन की थी। महाजनपद अगर आप पढ़ते हैं, 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत ही डिटेल में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? है ना, तो चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग, अंग यानी कि डी ऑप्शन। तो अंग के समय में अगर अंग महाजनपद को अगर देखा जाए तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र हमारे सम्मिलित? तो उत्तरी बिहार के वर्तमान जो क्षेत्र है भागलपुर तथा मुंगेर, है ना, ये प्राचीन काल में अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुक्तमती राजधानी थी किसकी थी? पांचाल की थी, कुरु की थी, चेद की थी, या फिर अवंती की थी? है ना, तो सुक्तमती राजधानी किसकी हुआ करती थी? ये चेद की हुआ करती थी। ठीक है ना। अब ये कहां पर है? ये जो है आधुनिक जो बुंदेलखंड का पूर्वी भाग है तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेद महाजनपद स्थित थी। ठीक है ना, इसकी राजधानी सुक्तमती थी, जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तमती से ही की जाती है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, चेद ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित कौन सा महाजनपद था? अवंती था, वत्स था, अस्मक था, या फिर कंबोज था? तो इसका आंसर अगर देखेंगे तो अस्मक, है ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, अस्मक इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर देखें तो क्या है कि बौद्ध ग्रंथ कौन सा, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। वैसे देखें तो अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ कौन सा था? ये भगवती सूत्र था, जिसमें 16 महाजनपदों में अस्मक, नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था। और इसकी राजधानी क्या है? पैठन है, या फिर इसको पोतन भी बोला जाता है, या फिर प्राचीनतम अगर नाम देखा जाए तो पोटल भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहां पर था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, या फिर रुहेलखंड में? तो इसका आंसर क्या होगा? मत्स्य कहां पे था? ये राजस्थान में अवस्थित था। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान थी, वैशाली थी, या राजगृह या गिरिव्रज थी, या फिर चंपा थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, तो राजगृह इसका हुआ करता था। मगध की राजधानी राजगृह, या तो गिरिव्रज बोला जाता है, या तो राजगीर बोला जाता है ना। इसमें कई ऑप्शन इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, या गिरिव्रज, या फिर चंपा? तो आंसर इसका पहले ही पता चल चुका है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजगृह हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर यह बताना है कि मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी या नहीं रहा करती थी, कौन सी? गिरिव्रज या राजगृह या पाटलिपुत्र या फिर कौशाम्बी, है ना। तो इसमें अगर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो ये कौशाम्बी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखें तो जो गिरिव्रज या फिर राजगृह है और जो पाटलिपुत्र है, ये प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की राजधानी रहे हैं, जबकि कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था, ठीक है ना। हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र लाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था, है ना। वृत्ताकार था या फिर अर्धचंद्राकार था या फिर त्रिभुजाकार था या तो फिर आयताकार था। तो जो प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास था वो अर्धचंद्राकार आकृति का था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात ये आती है कि प्राचीन श्रावस्ती की पहचान किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कब किया था? ये 1861 में किया था। श्रावस्ती कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थित है। और प्राचीनतम अगर नाम देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं? सहेत महेत। क्या बोलते हैं? सहेत महेत, है ना। वर्तमान में इसको श्रावस्ती के नाम से पहचाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद या फिर गुप्त? तो आसान क्वेश्चन है, हर्यक वंश के अजात शत्रु जी थे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, है ना। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वो कौन था? अजात शत्रु थे, है ना। इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, उसके बाद इन्होंने गद्दी संभाली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया या फिर अशोक ने किया या फिर महापद्मनंद ने किया या फिर अजातशत्रु ने किया, है ना। तो आत्मसात जिन्होंने किया था उनका नाम है अशोक, और बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो वैशाली वज्र संघ का प्रमुख गणराज्य हुआ करता था, यहाँ के शासक लिच्छवी हुआ करते थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्र संघ में मनमुटाव चल रहा था, जो कि अजातशत्रु के समय तक आते आते क्या हुआ है? संघर्ष में तब्दील हो चुका था, बदलाव आ चुका था, ठीक है ना। अब निर्यावली सूत्र से ये पता चलता है कि उस समय लिच्छवी गढ़ का जो प्रधान थे वो कौन थे? वो चेटक थे, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था कि 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों और 18 गणराज्यों काशी, कौशल, है ना, को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया था। अब भगवती सूत्र किससे संबंधित है ना? जैन से संबंधित है, जैनियों से संबंधित है। तो भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजात शत्रु इन सबका विजेता था। अजात शत्रु ने कूटनीति से काम लिया और पाटलिग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने क्या किया कि अपने मंत्री, उनके मंत्री का क्या नाम था? वत्सकार, है ना। उनके मंत्री का क्या नाम था? वत्सकार को भेजकर वज्र संघ में फूट डलवा दी और फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर पड़ गया और अंततोगत्वा यानी कि आखिरी में अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उनका भूभाग, है ना, उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार, है ना। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो मालवा मतलब क्या है कि ये अवंती से संबंधित है ना, मालवा को ही अवंती बोला जाता है, ठीक है ना। तो किसके शासनकाल में हुआ? बिंबिसार के टाइम पे हुआ या फिर अजातशत्रु के समय पे हुआ या उदयभद्र के समय पे हुआ या फिर शिशुनाग के समय पे हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिशुनाग के समय पे हुआ, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पुराणों के अनुसार देखें तो क्या है कि मगध नरेश शिशुनाग ने मालवा या फिर अवंती को जीतकर इसमें सम्मिलित कर लिया था, मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था?
है ना। तो मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद थे, या घनानंद थे, या नंदीवर्धन थे, या है ना महानंदिन थे, है ना। तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा? महापद्म नंद, है ना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध का कौन सा सम्राट अपूर्व परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, या फिर महापद्म नंद, है ना। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? महापद्म नंद हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? अजातशत्रु है, या फिर कालाशोक है, या फिर महापद्म नंद है, या फिर शिशुनाग है। तो वैसे देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर उतना क्लियर नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शिशुनाग को इसका आंसर बताया है। तो इसके उनके अकॉर्डिंग क्या है कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो इसमें देखें तो क्या कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वाराणसी, है ना, जो कि काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक, है ना, बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री, है ना, क्या नाम था उनका, वाजिरा, का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। फिर कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई तो उसने अपनी पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था, है ना। तो इसलिए क्या है कि जो दिए गए विकल्प है उसमें से ये क्लियर नहीं है कि वाराणसी को दूसरी राजधानी किसने बनाई, है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर शिशुनाग बताया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, है ना। तो इसका आंसर काफी आसान है। मौर्य ने किया, शुंग ने किया, गुप्त ने किया, या फिर कुषाण ने किया। तो आंसर इसका हो जाएगा मौर्य, और ए ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो मगध के जो नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके गई थी, है ना। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता जो है शासकों के विरुद्ध हो गई थी, और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण फैल चुका था, है ना। तो इसी का लाभ उठा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया था, है ना। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। इसके बाद में शुंग आए थे, कण्व आए थे, गुप्त आदि ने फिर शासन किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है कौन सा है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, या फिर रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख है, या फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, या फिर धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। तो आंसर इसका हो जाएगा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? खारवेल था, है ना। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है ना। नंद वंशीय शासक जो थे महापद्म नंद द्वारा क्या था कि कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख से प्राप्त होता है ना। अर्थात यह है कि नगरों की जानकारी देने वाला जो प्रथम अभिलेख साक्ष्य है वो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मगध राजवंशों को, है ना, मगध राजवंशों को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंदवंश, शुंग वंश, मौर्य वंश और फिर हर्यक वंश। तो इसमें अगर देखें तो हमारा सबसे पहले कौन सा आया था? हर्यक वंश आया था। हर्यक वंश कब आया था? ये 544 ईस्वी पूर्व से लेकर के 544 ईस्वी पूर्व से लेकर के 412 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है ना। दूसरा आया फिर नंदवंश। नंदवंश कब आया? नंदवंश का टाइम पीरियड क्या है? 344 से लेकर के 321 ईस्वी पूर्व। ठीक है ना, 321 ईस्वी पूर्व। फिर मौर्य वंश आया
फिर तीसरे नंबर पे कौन आया, मौर्य वंश आया। इसका टाइम पीरियड क्या था, 321 से लेकर के, है ना, 321 से लेकर के 184, है ना, ईस्वी पूर्व तक, 184 ईस्वी पूर्व तक, है ना। और फिर सबसे लास्ट में कौन आया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फोर्थ नंबर पे आया शुंग वंश आया। शुंग वंश का समय कितना था, 184 से लेकर के कब तक का था, 75 ईस्वी पूर्व तक, है ना, 75 ईस्वी पूर्व तक। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले पे आएगा हर्यक, फिर नंद, फिर मौर्य और फिर शुंग, है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है कि विश्व के सभी भागों में, तो क्या है कि विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। दूसरा क्या है कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। अब इसमें से हमें यह सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो इसमें देखें तो क्या है कि ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ था कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था। अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी, जिनको परिव्राजक भी बोला जाता है, वे घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार तथा प्रसार किया करते थे तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी किया करते थे, है ना। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलन के प्रमाण अन्य देशों में भी देखने को मिलते हैं। जैसे चीन, ईरान तथा यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले कौन हुए हैं, तो कन्फ्यूशियस और जरथुस्ट्र तथा पाइथागोरस थे, है ना। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहितों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा था और पशु बलि को भी बढ़ावा मिला था, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखें तो हमारा कथन ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार में संबंधित था, किसके दरबार से संबंधित था, बिंबिसार के समय पे था या चंड प्रद्योत के समय पे था या फिर प्रसन्नजीत के समय पे था या फिर उदयन के समय पे था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा और बिंबिसार, है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक था ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित था और बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा गया था, इनको भेज दिया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर कृष्णा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यमुना नदी के तट पर कालपी नगर स्थित है ना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में ये स्थित है, ठीक है ना। और प्राचीन काल में यह जो है कालप्रिया के नाम से भी विख्यात था। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर के कालपी हो गया और चौथी सदी में राजा वासुदेव द्वारा यह बसाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें दो सूची हैं, एक तरफ है उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और फिर उनका मैच कराना किसके साथ, उनकी राजधानी के साथ, ठीक है। तो कुरु की राजधानी क्या हो जाएगी, इंद्रप्रस्थ, तो इसका चौथा से मिलान हो जाएगा। पांचाल का क्या हो जाएगा, अहिच छत्र हो जाएगा, तो इसका तीसरे से मिलान हो जाएगा। कौशल का क्या हो जाएगा, साकेत हो जाएगा, तो पहले से मिलान हो जाएगा। और वत्स का जो है कौशाम्बी हो जाएगा, तो दूसरे से मिलान हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आज के वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। तो आज के वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है।
क्या है कि श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था। दूसरा क्या है कि उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। तीसरा, श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। और चौथा, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा असत्य है? तो देखेंगे तो जो श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये हमारा गड़बड़ है ना, असत्य है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखें तो क्या है कि प्राचीनकालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वालों के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई है ना। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। ठीक है ना। श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। ठीक, उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी ये श्रेणियों का प्रचलन देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये था हमारे आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। टोटल 49 क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने आपको प्रोवाइड किया। ठीक है ना। इसके बाद जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो यूनानी आक्रमण और मौर्य साम्राज्य से संबंधित होगा। इसमें भी ऐसे ही कलेक्शन होगा। 1990 से लेकर के 2020 तक आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके सामने कलेक्टिवली एक साथ रख दिए जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप कहीं पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर इसका आपको है ना उपयोगिता दिखाई देती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।